गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है, कल के लेक्चर में अपन ने इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस कवर की थी। उसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने पास निकल के आई थी वो थी सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। उसके बाद में जो अपन ने डिस्कस किया था वो था कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस। ये दो तीन जो मेन इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थी वो सबसे पहले मैंने क्यों लिखवाई, उसका भी एक कारण है भाई साहब। अब आप क्या करते हो, कोई भी चैप्टर आप उठा के पढ़ना शुरू करते हो तो आप क्या करते हो, शुरू से पढ़ना शुरू करते हो। उस वजह से आपका जो किसी भी चैप्टर का शुरू का पोर्शन होता है ना, वो तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो पीछे का लास्ट का पोर्शन बचता है वो सबका जेन्युइन तौर पर सबका वो पीछे का पोर्शन वीक होता है। कारण जब भी आप पढ़ते हो तो आगे का पोर्शन तो आप 15-20 बार रिवाइज कर चुके हो, तो जब तक आप उस चैप्टर के पीछे के पोर्शन तक पहुंचते हो तब तक आपका दिमाग थक जाता है। थक जाता है इन द सेंस, आप क्या करते हो, मान लो कि एक चैप्टर लेके बैठते हो, आप उसको मतलब घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे में कवर करने की सोचते हो। उसमें शुरू शुरू में तो आप एफर्ट लगा के उस पूरे चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे। जब तक आप पीछे के पोर्शन में पहुंचोगे आपका दिमाग भी थक चुका होगा। दूसरी बात, आप भी थक चुके होगे। आप क्या सोचोगे, भाई साहब जल्दी जल्दी इसको निपटा देते हैं। लेकिन उस कारण आपका जो पीछे का पोर्शन होता है ना, हमेशा हमेशा क्या होता है भाई साहब, वीक रह जाता है। उसी वजह से मैंने ये जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो सबसे पहले शुरू में लिखवाई। कारण जब आप इस नेम रिएक्शन के जो आपको शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आप उस शॉर्ट नोट्स को पढ़ना शुरू करोगे, शुरू से पढ़ना शुरू करोगे, तो जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन वो शुरू में लिखवा दी जाए तो आप क्या करोगे, उनको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे। बार बार रिवाइज करने के कारण वो आपको मुंह जुबानी याद हो जाएगी। ठीक है, मेन कारण तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या होती है, आपको हमेशा रिविजन करने का तरीका अलग रखना चाहिए। हर एक तरह नहीं रखना है। सब बच्चे अगर सेम करेंगे तो वो मेरिट लिस्ट में सब तो नहीं आते ना, उसमें से मतलब जैसे 14 या 15 लाख जन बैठते हैं पहले उस 10th बोर्ड में, उसमें 1-2 टॉपर होता है। उसके बाद में 12th में आते हैं, उसमें इतने 10-15 या 14 लाख बैठते हैं, उसमें से मान लो कि 2-4 टॉपर आते हैं। जब नीट की बात आती है 24 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से अब की बात ज्यादा आगे भाई साहब 67 बच्चे आ गए थे। लेकिन जब नीट की अपन बात करते हैं तो उस टाइम 1 या 2 टॉपर आते हैं। उसका कारण ये है कि भाई साहब उनका पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये नहीं कि वो सबसे बुरे मतलब जो इंसान से अलग है, नहीं, उनका पढ़ने का तरीका अलग है। पढ़ने का तरीका अलग है इन द सेंस, जब आप तो क्या करते हो, शुरू से शुरू करते हो। उनका पढ़ने का तरीका यह होता है भाई साहब, अगर उनको शुरू का पोर्शन आता है तो 20 से शुरू करेंगे। अगर उनका बीच का पोर्शन भी आता है उस चैप्टर का, वो लास्ट से शुरू करेंगे। मैं तो कहता हूं आपके पढ़ने की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, अगर आपने आगे से एक बार रिवीजन कर लिया, उस पूरे चैप्टर का पढ़ लिया, तो आप पीछे से अगली बार रिवीजन करो तो पीछे से पढ़ना शुरू करो। पीछे से पढ़ना शुरू कैसे करो, इन द सेंस, मान लो कि सबसे पहले लास्ट का टॉपिक कुछ भी है आपके, मान लो कि नेम रिएक्शन ही है। नेम रिएक्शन में आपने हर एक चैप्टर के अंदर 4 नेम रिएक्शन है, तो सबसे पहले जो लास्ट वाला टॉपिक है ना नेम रिएक्शन की चारों नेम रिएक्शन एक साथ पढ़ लो। फिर उसके बाद लास्ट का टॉपिक है उसको उठाओ, उसके जो रिएक्शन है मतलब जो भी XYZ वो आपको पढ़ लो। आप हमेशा अपने पढ़ने के तरीके को बदलो, खुद मत बदलिए भाई साहब, अपने तरीके को बदलिए ताकि आप अपने मंजिल को अचीव करने में समर्थ हो पाओ। ठीक है भाई साहब, अब आज का अपन लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करते सबसे पहले जो अपन रिएक्शन पढ़ेंगे उसका नाम है फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में आप देख पा रहे हो मैंने ब्रैकेट में लिखा R2ZN। अब इसमें जो भाई साहब R होता है ना, R अल्केन की चेन, उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ये पहला केस अपन देख रहे हैं जिसमें R पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। R मतलब जो कार्बन की चेन है ना, कार्बन की चेन के ऊपर पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें R पर बोले तो कार्बन की चेन पर नेगेटिव आ रहा है। कारण क्या हो गया भाई साहब नेगेटिव आने का, जो जिंक है ना भाई साहब, जिंक आपको पता मेटल है। मेटल है तो ये उसके पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने की सोचेगा तो ऐसा कोई तो कंपाउंड में ऐसा कोई तो एलिमेंट होना चाहिए जो वापस लेने की टेंडेंसी रखे। अगर मान लो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सामने ऐसा कोई बंदा तो होना चाहिए ना वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले सके। इस केस में वो बंदा है भाई साहब आर बोले तो वो जो कार्बन की चेन है वो कार्बन कहेगा, वो कहेगा आने दे भाई इलेक्ट्रॉन मैं लूंगा, तो वो आर कार्बन की चेन इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण कार्बन की चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये नेगेटिव कहां से आ गया वो समझ में आ गया। अब अपन शुरू करते हैं अपन को नेम में, अपन को जो नेम रिएक्शन है उसके नेम में अपन को ये पता चल रहा है कि फ्रैंकलिन, जो आगे का फ्रैंक है ना उसको उठा लो। अब फ्रैंक को आपने उठा लिया, इसमें पूरा सार है इस पूरी रिएक्शन का। जैसे मान लो कि कोई बूढ़े दादाजी है 50-60 साल के, और एक बच्चा है 10-11 साल 12 साल का।
अगर वो दादाजी उस बच्चे के साथ फ्रैंक रहेंगे तो वो बच्चा अपनी पूरी दिल की बात उन दादाजी को बता सकते हैं। अगर वही दादाजी अगर रूड हुए तो वो बच्चा ना तो उनसे बोलेगा, ना उनका कोई काम करेगा, ना और की कोई बात। अगर वो दादाजी फ्रैंक होंगे तो वो जो दादाजी बोलेंगे ना वो पूरा उनका पोता काम कर देगा उनके लिए। अगर वही रूडपंथी दिखाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा। इसीलिए फ्रैंक का मतलब होता है मतलब प्यार भावना दिखाना। अब क्या होता है भाई साहब, इसमें फ्रैंक का मतलब अपना क्या होगा, जो आदमी फ्रैंक होगा वो सबके साथ घुल मिल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या घुल मिलेगा, कैसे घुल मिलेगा, इसमें क्या करेगा, सिमेट्रिकल एल्केन एज वेल एज अनसिमेट्रिकल एल्केन्स फॉर्म्ड। अब ये क्या कहना चाह रहा है भाई साहब, इसका क्या माजरा है। सिमेट्रिकल एल्केन वो होती है जैसे आर कार्बन की चेन होती है ना भाई साहब, कार्बन की चेन सिमेट्रिकल में तो दोनों कार्बन की चेन दोनों सेम कार्बन की होगी। जैसे एक कार्बन की चेन है जिसमें 10 कार्बन है तो दूसरे कार्बन की चेन में ही 10 कार्बन होने जरूरी है, वो दोनों मिलकर 20 कार्बन की चेन बना लेगी, वो तो सिमेट्रिकल एल्केन होगी। अब अनसिमेट्रिकल एल्केन का मतलब ये होता है भाई साहब, जैसे मान लो कि एक कार्बन की चेन है 15 कार्बन की होगी और दूसरी कार्बन की चेन है 5 कार्बन की होगी, वो दोनों मिलकर एक कार्बन की चेन बना लेंगे सिंगल, 20 कार्बन की चेन होगी। दोनों केस में कार्बन की चेन तो 20-20 हो रही है, लेकिन पहले केस में सिमेट्रिकल तरीके से हो रही है, दूसरे केस में अनसिमेट्रिकल तरीके से हो रही है। तो फ्रैंकलैंड में क्या होता है भाई साहब, ये इतना फ्रैंक होता है, सिमेट्रिकल भी बना लेता और अनसिमेट्रिकल भी बना लेता, इसीलिए इसका नाम फ्रैंक पड़ गया, ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना है, जो अल्काइल हैलाइड होता है ना भाई साहब, उसके 2 मॉलिक्यूल लेने होते हैं। 2 मॉलिक्यूल लेने के बाद जिंक तो उसमें रिएजेंट डालना है, जिंक प्लस डाई ईथर, ठीक है। तो अपने पास जो निकल जाएगा वो आएगा R2Zn प्लस Zn-X2। अब ये भाई साहब R2Zn कहां से आ गया, R2 कहां से आ गया। अब आपको पता जिंक की जो भाई साहब ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो 2 होती है, ठीक है। अब ये 2 है तो इसको क्या करना है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी करने के लिए 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए जो इसके साथ कंबाइन हो पाए। अब R बोले तो कार्बन की चेन है, ये अपना मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा स्टेबल हो जाएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, तो ये 2 R को होल्ड कर सकता है। तो इसने ऐसा ही किया, जिंक के साथ 2 कार्बन अपने आप होल्ड हो गए, तो R2Zn बन गया यहां से, प्लस Zn-X2 कैसे बन गया, Zn तो यहां से था ही, 2 मॉलिक्यूल लेने इसके, एक Zn यहां पे आ गया, प्लस X2 कहां से आ गया, यहां से दोनों आ गए, एक मॉलिक्यूल से एक X आ गया, दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा X आ गया, तो ये Zn-X2 बन गया। अब ये जो R2Zn बना ना भाई साहब, R2Zn को अपन ने अगली रिएक्शन करवा ली इसकी, R2Zn तो ये तो है क्या भाई साहब, ये एक कार्बन की चेन है, उसके साथ R डैश का मतलब ये हो गया, मान लो कि ये कार्बन की चेन है 5 कार्बन की, R डैश का मतलब हो गया ये कार्बन की चेन अलग है, कार्बन की चेन अलग है मतलब 7 कार्बन की मान लो, ठीक है। अब इस केस में अपन रिएक्शन करवाने के बाद में क्या होगा, ये 5 कार्बन वाली चेन प्लस 7 कार्बन वाली चेन, 5 कार्बन की चेन प्लस 7 कार्बन की चेन मिलकर क्या बना लेगी, 12 कार्बन की चेन बना लेगी, ठीक है भाई साहब। R डैश का मतलब ये है कि जो दूसरी वाली कार्बन की चेन है वो अलग है, अलग इन द सेंस उसमें कार्बन ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया सिस्टम, ये तो हो गया। फिर जो बाकी बचा उसको अपन मतलब तोड़ जोड़ के अपन कर लेंगे, Zn के बाद में X2 जो भी आएगा वो अपन आगे कर लेंगे। अब इस केस में क्या होगा भाई साहब, इसमें क्या होता है, मीथेन नहीं बनता, CH4 कैनॉट बी प्रिपेयर्ड। ये अपन कल से पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब, किसमें मीथेन बनेगा किसमें नहीं बनेगा। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके कल का जो पोर्शन था उसमें से याद करो, कहां पे मीथेन आ रहा था और कहां पे मीथेन नहीं बन रहा था, ठीक है। इसमें मीथेन नहीं बन सकता, ठीक है। आपको नाम से याद रखना, फ्रैंक फ्रैंक आते दादाजी याद आना चाहिए, दादाजी में बच्चा वो पोता याद आना चाहिए, दादाजी पोते के साथ फ्रैंक थे, फ्रैंक का मतलब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकता है। ये फ्रैंक खत्म, बस बात खत्म। अब फ्रैंकलैंड को तो पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया। फ्रैंकलैंड के बाद में जो जस्ट अगला आता है वो आता है कोरे हाउस सिंथेसिस। अब कोरे हाउस सिंथेसिस का मेन तो अपन को रिएजेंट याद होना चाहिए। रिएजेंट इसमें क्या होता है भाई साहब, R2CuLi, R2CuLi इसको क्या बोलते हैं अपन, गिलमैन्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं भाई साहब, गिलमैन रिएजेंट। आपको कोरे हाउस नाम आते ही सबसे पहले गिलमैन भाई साहब दिमाग में आना चाहिए। कैसे दिमाग में आना चाहिए, अब आपको आप बोलोगे सर इसको ट्रिक से याद करो, करवाते हैं। अब आपको क्या करना है भाई साहब, जब कोई नया मकान बनता है, कॉलोनी में नया मकान बनता है, बन गया, बनने के बाद वो तैयार हो गया, तैयार होने से पहले क्या होता है भाई साहब, जैसे वो अपन पत्थर बाहर से दिखते हैं, पत्थर नहीं दिखने की वजह, पत्थर को नहीं दिखाने की वजह से वो क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं, मान लो, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ भाई साहब, जो गिलमैन है ना, गिलमैन का जो हाउस है ना, हाउस घर, उसके ऊपर उसने प्लास्टर नहीं करवाया, प्लास्टर नहीं करवाया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कोरा। कोरा बोले तो उसके ऊपर अभी कुछ चढ़ाया नहीं है, एकदम पेटी पे एक है, तो पेटी पे कोरे हाउस सिंथेसिस। तो अपन को याद क्या रखना है, जो गिलमैन का मकान है ना वो भाई साहब कोरा है, उसके ऊपर अभी प्लास्टर नहीं हुआ, तो अपन इसको याद कैसे रखेंगे भाई साहब,
गिलमैन्स, मतलब याद ऐसे रख लेंगे कि भाई साहब जो गिलमैन का हाउस है ना वो कोरा है, अभी उसके ऊपर प्लास्टर नहीं हुआ, ठीक है। तो गिलमैन रिएजेंट होता है क्या भाई साहब, R2CuLi। क्या होता है, R2CuLi, ये इसका रिएजेंट, ये याद रखना है। अब आपको लेना क्या भाई साहब, एल्काइल हैलाइड लेना है, उसके ऊपर Li क्या होता है, लिथियम होता है, लिथियम CuX मतलब ये एक कॉपर, कॉपर फर्स्ट की बात होती है, कॉपर की वैलेंसी दो होती है, एक तो कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकंड, इसमें कॉपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, CuX, एक्स का मतलब एक हेलोजन इसको बाइंड कर रहा है, तो Cu कॉपर की जो वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब जो अपने पास प्रोडक्ट निकल जाएगा वो आ गया R2CuLi, ठीक है। अब इसको अगर अपन फर्दर आगे प्रोडक्ट बनवाना चाहें तो उसके ऊपर मान लो कि ये सेकंड कार्बन की चेन है, वो उस पहले वाली जो कार्बन चेन थी ना इससे जो डिफरेंट है, डिफरेंट बोले तो इन द सेंस इसमें कार्बन ज्यादा या कम कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका अपन जैसे रिएक्शन करवाएंगे तो दोनों कार्बन चेन मिलकर एक सिंगल कार्बन चेन बना लेगी। ये मान लो 10 कार्बन की चेन है और ये मान लो 11 कार्बन की चेन है, दोनों मिलकर 21 कार्बन की चेन बना लेंगे, ठीक है। आगे जो मतलब पीछे बचे एलिमेंट्स वो अपना सेटिस्फाई करके मामला सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये प्रीफर्ड फॉर अनसिमेट्रिकल एल्केन्स, गिलमैन है ना भाई साहब, गिलमैन के मामले में हमेशा आपको याद रखना है, जब आप अनसिमेट्रिकल अल्केन बना लिए, अनसिमेट्रिकल अल्केन इन द सेंस बोले तो अगर आपको बोल दिया कि भाई साहब एक कार्बन की चेन दे दी, कार्बन की चेन दे दी, उसमें एक कार्बन की चेन में तो 15 इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बन है और दूसरी जो कार्बन की चेन है उसमें 20 कार्बन है, तो आपको क्या करना है भाई साहब, बाकी जो पीछे अपन ने डिस्कस किया था जैसे ऊपर वाला फ्रैंकलैंड में अपन क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों कार्बन की चेन बना सकते हैं। लेकिन जब पोरे हाउस सिंथेसिस की बात आएगी ये भाई साहब हमेशा हमेशा अनसिमेट्रिकल अल्केन बनेगा। अगर आपको मान ले बोल दे कि भाई साहब ओनली एंड ओनली ऐसी नेम रिएक्शन बताओ जिसमें ओनली एंड ओनली अनसिमेट्रिकल एल्केन्स ही बना सकते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो नाम आना चाहिए वो आना चाहिए कोरे हाउस सिंथेसिस। और कोरा हाउस किसका होता है, गिलमैन, और गिलमैन का रिएजेंट क्या होता है भाई साहब, R2CuLi। आपको मेन याद ये रखना है, जो हाउस कोरा होता है ना वो किसका होता है, गिलमैन का, और गिलमैन का रिएजेंट का नाम क्या, R2CuLi। ये हो गया गिलमैन, बहुत आसान है, मजे मजे में पूरी याद करवा दूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गई कोर हाउस की, कोर हाउस अरे गिलमैन का रिएजेंट R2CuLi। ओके चलते आगे चलते हैं। अब अगली नेम रिएक्शन का भाई साहब नाम है सेबेटियर, ये क्या सेबेटियर मेरे को कुछ को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब, सेबेटियर एंड सेंटेंस रिएक्शन, क्या भाई साहब सेबेटियर एंड सेंटेंस रिएक्शन। इससे रिलेटेड मिलती जुलती एक रिएक्शन और आएगी, वो आएगी सेंड मेयर के रिएजेंट से मिलती जुलती एक और आएगी गटरमैन, वो अपन आगे बात कर लेंगे। लेकिन अभी अभी क्या बात कर रहे हैं, सेबेस्टियर एंड सेंड मेयर। ये अपन भाई साहब इसकी जो थोड़ी सी ट्रिक है ना निकालेंगे, अभी रुको। इसमें करना क्या होता है भाई साहब, सीधी बात है, हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। अब जो बच्चा 10th पास करके आया उसने बस और कुछ सीखा नहीं सीखा, एक चीज जरूर सीखी है, कोई भी एल्कीन होती है ना, ठीक है, एल्कीन के ऊपर निकल PDPT, इस ये रिएजेंट डाल दो, जो अपने पास निकल के आएगा प्रोडक्ट निकल के आएगा भाई साहब एल्केन, एल्कीन के ऊपर निकल PDPT डाल दो, एल्केन निकल के आ जाएगा। ये सब ने पढ़ा, 10th बच्चा जो पास करके आया उसने अगर ये रिएक्शन नहीं पढ़ी ना तो कुछ नहीं पढ़ा। और मैं चैलेंज देके कह सकता हूँ उसने ये रिएक्शन तो पढ़ी और सबसे आसान रिएक्शन उसको यही लगती थी, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट होता है ना वो भाई साहब बहुत आसान होता है, निकल PDPT ऐसे करते करते सब याद कर लेते हैं इसको। वही सेम इधर करना है, इसमें क्या करना है, H2 लेना है, यार H2 भी लेते हैं साथ में, सर ऐसा क्या करता हूँ आपको कुछ याद नहीं है, 11th पढ़ा रहे हो 10th का भूल थोड़ी, अरे नहीं बच्चा सॉरी गलती हो गई। अरे अपन को करना क्या होता है भाई साहब, इसमें H2 तो लेंगे ना भाई साहब, H2 ऐड करेंगे, H2 लेना है, H2 किसके साथ लेना, निकल प्लस हीट के साथ लेना है। जैसे आप हीट करोगे जो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, टूट जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सर ये क्या हो गया, एल्कीन से एल्केन बन गया, एल्कीन से एल्केन बन गया, क्या बन गया सर, एल्कीन से एल्केन बन गया। अरे सर बात तो वो हमने 10th में पढ़ी थी वही है, लेकिन इस रिएक्शन का नाम चेंज हो गया। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया भाई साहब, इस रिएक्शन का नाम हो गया भाई सेबेटियर एंड सेंडमेयर रिएक्शन, और कुछ नहीं, जो 10th में पढ़ गया है वही है, आज ज्यादा लोड लेना ही नहीं है अपन को, 10th वाला याद रखो, 11th का अपना याद हो जाएगा। नाम थोड़ा सा चेंज है भाई साहब, ये थोड़ा बोलने में अजीब है, मेरे को अजीब लग रहा है, सेबेटियर एंड सेंडमेयर रिएक्शन।
सैंडमेयर नहीं है भाई साहब, सेंड्रेन है। सैंडमेयर अलग होती है, सैंडेरन अलग होती है, ठीक है। ये है सेबेटियर एंड सेंड्रेन, सेंड्रेन रिएक्शन, ठीक है, ये पूरी हो गई। अब इसके बाद जो अगली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे भाई साहब, इसमें सबको मजा आने वाला, गारंटी देके कह रहा हूँ, सबको मजा आएंगे, सबको मजे देंगे। अभी देखो अगली रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रिज, ब्रिज रिडक्शन। रिएक्शन नहीं है जिसमें रिडक्शन है, ये ध्यान रखो। अब आप एक चीज ध्यान रखो, ब्रिज में आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, जो इंग्लिश मीडियम वो भाई साहब इंग्लिश रटूत होता है ना, उसको ब्रिज दिखते ही कुछ ना कुछ लिंक हो रहा है। वही 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 बिच बिच, आए हाय सर सर पकड़ लिया। हाँ वही ब्रिज का मतलब अपन को याद रखना बिच से। बिच क्या होता है भाई साहब, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो गालियां थोड़ी अलग स्टाइल से देते हैं। वो कैसे देते हैं, यू बिच यू बिच यू बिच, ऐसे कर करके देते हैं। अब बीच का मतलब क्या होता है भाई साहब, जो इंग्लिश का बीच का मतलब होता है ना, इंग्लिश का बीच तो होता है BITCH, BITCH। इस बीच का मतलब होता है कुतिया, कुतिया। अब लेकिन अपना क्या है भाई साहब, ब्रिज से। अपना ब्रिज बिच कुछ भी अपन बीच से याद रखेंगे। ब्रिज रिडक्शन होता है ना, ब्रिज को अपन याद रखेंगे बीच से। बीच का मतलब होता है कुतिया। अब कुतिया अपन को दिख जाए, अपन कुतिया को दिख जाएंगे, अपन उसके सामने थोड़ी जाएंगे। सबको डर लगता है वैसा, मेरे को भी लगता है, मेरे को इतना ज्यादा नहीं लगता जितना आपको लगता है। अपन क्या करते हैं, कुतिया को देखते हैं अपन क्या करेंगे, वो उधर भागेगी तो अपन इधर भागेंगे, क्या होगा, एंटी भागेंगे। वो उधर भागेगी अपन इधर भागेंगे, वो उधर अपन इधर, ठीक है। पूरा क्या होगा, एंटी भागेंगे, वो इधर भागेगी तो अपन इधर भागेंगे, एंटी हो गया। आपको याद ये रखना है, जब ब्रिज की बात आ जाए ना, ब्रिज किससे याद रखना, बिच। बिच कुतिया देखेगी वो एंटी, कुतिया दिखते ही वो उधर भागेगी, अपन इधर भागेंगे, दोनों के दोनों एंटी भागेंगे। इसमें याद ये रखना है भाई साहब, जो एल्कीन होती है ना, एल्काइन से अपन शुरू करेंगे, एल्काइन, तीन जिसमें डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब ऐसा ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर जब अपन कोई भी रिएजेंट मतलब डालेंगे, डालने के बाद जो ऐड होगा ना भाई साहब, हाइड्रोजन जो कुछ भी रिएजेंट डालेंगे, जो भी अपना ऐड होगा ना, वो हमेशा एंटी ऐड होगा, एंटी ऐड होगा। एंटी क्यों बताया मैंने, कुतिया उधर भागेगी तो अपन इधर भागेंगे, कुतिया उधर भागी अपन इधर भागे, मतलब एंटी भागेंगे। और इसमें भी जो लगता है ना भाई साहब एलिमेंट, वो दोनों अलग अलग एंटी लगते हैं। इसमें नीचे लग गया तो उसके ऊपर लग गया, ठीक है। ये याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, जो एलिमेंट लगता है ना भाई साहब, उस जो पहला रिएजेंट होता है ना, रिएजेंट अपन डालने के बाद जो पहला अपने पास कंपाउंड होता है, कंपाउंड के ऊपर जो हाइड्रोजन ऐड होते हैं वो हमेशा एंटी ऐड होते हैं, ये याद रखना है। बीच में क्या याद, बीच ब्रिज नाम आते हैं, बीच याद आना चाहिए, बीच से कुतिया याद आनी चाहिए, कुतिया याद आना चाहिए, एंटी याद आना चाहिए, एंटी याद आती है अपन को पता है कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो अटैच होगा एलिमेंट्स वो क्या होंगे, एंटी एड होंगे, बस ये याद रखना है आपको। अब अपन शुरू करते हैं। बीच बीच से कुतिया याद रख लेना भाई साहब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बच्चे क्या है वो थोड़ा उसके साथ में लिख लेंगे, नहीं ऐसे यहाँ पे लिख देता हूँ, BITCH, बीच, बीच मतलब कुतिया। कुतिया बोले तो एंटी भागेंगे, एंटी भागेंगे, एंटी एंटी एंटी, आंटी वाली नहीं, एंटी है, एंटी। अब अपन लोग को क्या कर लिया भाई साहब, नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन मतलब, टर्मिनल का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनल का मतलब क्या होता है, ये समझ लो एक बार आप। ये भाई साहब बीच कुतिया वगैरह लिख लिया तो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ भाई साहब, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था, कुतिया भी वगैरह लिखोगे क्या, आप लिख लेना बस, आपको याद रखेंगे। अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। टर्मिनल जैसे ये एल्काइन है, अब ये है ना भाई साहब, इसको अपन टर्मिनल बोलेंगे। टर्मिनल क्यों बोलेंगे, सबसे जो लास्ट का कार्बन है ना उसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लास्ट के जैसे ये पूरा बोर्ड है, बोर्ड में ये जो लास्ट वाला ये कॉर्नर है ना, इसको अपन टर्मिनल बोलेंगे। टर्मिनल कैसे बोलेंगे, इन द सेंस ये सबसे लास्ट में कॉर्नर में आ रहा है, इसलिए अपन टर्मिनल बोलेंगे। ये जो बीच के मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स वगैरह ना, इनको अपन टर्मिनल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इधर से भी आधे बोर्ड से गिरे हुए, इधर से भी आधे बोर्ड से गिरे हुए, इस वजह से इसको टर्मिनल नहीं बोल सकते। टर्मिनल का मतलब ये होता है एक साइड उसकी खाली हो, ये याद रख लो। इसमें यह तो होता है टर्मिनल। अब एक और अपन आगे लिखते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये R। इसमें जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है ना, ये भाई साहब टर्मिनल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों तरफ से गिरा हुआ है, बस ये इतना सा याद रखना, टर्मिनल नॉन टर्मिनल याद रखने के लिए। अब वैसे हम नॉन टर्मिनल अगर अपन एल्काइन लेंगे, एल्काइन, नॉन टर्मिनल अगर एल्काइन लेंगे और उसके ऊपर अपन रिएजेंट अगर क्या डालेंगे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया अगर अपन डालेंगे, तो अपने पास जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आएगा एल्कीन। एल्कीन के ऊपर जो हाइड्रोजन ऐड होंगे वो होंगे एंटी एडिशन,
तो क्या आ जाएगा, ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे अब इसमें क्या होता है, एंटी एडिशन, ये तो मैंने आपको जोर देके समझाया था। ठीक है, एंटी एडिशन होता है, बीच बीच कुतिया, कुतिया उधर अपन इधर, कुतिया उधर अपन इधर, बस इतना सा ध्यान रखना है। हो गया, ये कुतिया पूरी हुई। अब कुतिया के बाद में अगला अपन को जो याद रखना है वो भाई साहब ये है, ये 12 रिएक्शन तो हो गई, 8 अपन ने कल पढ़ ली थी, 4 अभी और पढ़ ली, कितनी हो गई, 8 4 12। अब जो 13वीं रिएक्शन है वही नाम में अपन पूरा समझा देंगे, कुचरो। अब भाई साहब मान लो कि कुचरो अगली रिएक्शन का नाम है कुचरो, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, कुचरो रिएक्शन, रिएक्शन का नाम ही कुचरो है। अब कोई भी बंदा है उसको अगर खुजली खा रही है, खुजली हो रही है, तो खुजली हो तो उसको क्या करेगा वो, मतलब खुजली करेगा। अब भाई साहब जो मारवाड़ी होते हैं ना, वो मारवाड़ी क्या बोलते हैं, जब भी अपन खुजली करते हैं तो हिंदी वाले तो बोलते हैं भाई साहब खुजली आ रही है, मैंने खुजली कर ली, बात खत्म। मारवाड़ी जो बंदा होता है, खुजली आ रही और कुचरो कुचरो देखते हैं, कुचरो, वो जो बंदर करते थे ना पहले, पहले के जो बंदर होते थे बैठे बैठे पूरे दिन खुजली करते रहते थे, वो क्या करते थे, वो अपनी जो चमड़ी है ना भाई साहब उसको कुचरते रहते थे। कुचरना मतलब इन द सेंस उसके ऊपर से अपना हाथ चला चला के उसको कुचरते थे, मतलब ऊपर की जो बॉडी है ना उसके जो भी पार्टिकल्स है वो अपने नाखूनों के अंदर ले लेते थे, उसका मतलब ऊपर से कुछ ना कुछ उतार रहे थे, मतलब कुचर रहे थे। कुचरना मतलब कुछ ना कुछ उखाड़ना। कुचरो का मतलब कुचरो, कुचरो मतलब कुचरेंगे, कब अपन को जब खुजली खाएगी तब कुचरेंगे। अब इससे अपन को कैसे याद रखना है, इतना सा याद हो गया, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कुचरो में कीटों की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इनोल से। अब कुचरो से आपको ऐसे याद रखना है, अपन कुछ भी खुजली खाते हैं ना तब उसको कुचरते हैं। ठीक है, अब खुजली कब खाएगी भाई साहब, जब अपने कान के अंदर कीटी जम जाएगी। कीटी क्या होता है, जब अपन ये जो अपने ईयर होता है ना, ईयर के अंदर, ये तो बाहर वाले को ईयर पिन्ना बोलते हैं, कान के अंदर जो अपने कीटी मतलब जो ईयर के अंदर ईयर वैक्स होते हैं ना, उसको मारवाड़ के लोग उसको कीटी बोलते हैं, कीटी बोलते हैं। तो अपन ने याद रखा था भी कुचरो, अगर कीटी मतलब कीटी के कारण अंदर जो कान है ना, कान के अंदर जो अंदर की ईयर कैनाल है ना, उसके अंदर खुजली खाएगी, खुजली के कारण अपन क्या करेंगे, उसको कुचरेंगे। कुचरे से तो कुचरो याद रख लो, और कीटो से मतलब कीटी से याद रख लो कीटो, मतलब ये याद रखना है कुचरो में कीटो की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कुचरो मतलब कीटी खाएगी तो अपन कुचरेंगे ईयर कैनाल में, ईयर कैनाल में जैसे अपन कुचरेंगे तो अपन को ये याद रहना चाहिए भाई साहब, जब अपन को कान के अंदर कीटी खाएगी तो अपन क्या करेंगे, उसको कुचरेंगे। कुचरो में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद यही रखना है भाई साहब, इनोल सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इनोल की किससे, सॉरी कीटो की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किससे, इनोल से, ये याद रखना है। ये भाई साहब स्टेबिलिटी नाम वगैरह पूरा का पूरा याद करवा दिया, कीटी कुचरा के। ठीक है, अब भाई साहब इसमें अपन ने क्या किया, एल्काइन ली हुई, वो की वही 3 सी ट्रिपल बॉन्ड सी, वो एल्काइन ले ली अपन ने। एल्काइन के ऊपर HgSO4 333 केल्विन के ऊपर अपन ने इसको हीट किया, तो अपने पास जो निकल गया भाई साहब, वो निकल गया है, तो कार्बन है ना भाई साहब, एक कार्बन के ऊपर अल्कोहल जुड़ जाएगा, OH का मतलब होता है अल्कोहल, इसको अपन ने इनोल बोल दिया। अब इनोल इन द सेंस कैसे बोला, उसका भी रीजन है, आपको ही पता है, सी डबल बॉन्ड सी को अपन क्या बोलते हैं, एल्कीन, ALKENE, ये पीछे का ENE दिख रहा है, एल्कीन। ठीक है, अब इसका EN तो अपन ने उठा लिया, ENE का EN उठा लिया, EN। अल्कोहल होता है ना भाई साहब, अल्कोहल को अगर कुछ भी लिखते हैं तो लास्ट का ओल अपन उठा देना, जैसे कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे पेंटेन होता है ना, 1 2 3 4 5 पेंटेन होता है ना, इसको अगर अल्कोहल की फॉर्म में लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे, PENTANEOL, पीछे अपन ओ लगाते हैं, तो अल्कोहल का ओल अपन ने उठा लिया, ENE का EN उठा लिया, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, इनोल। क्या बन गया, इनोल। क्या बन गया भाई साहब, इनोल। ठीक है, अब इनोल, जब इनोल बन गया, इनोल का टोटोमरिज्म आएगा आपके, जो शुरू का अपन 11th का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें टोटोमरिज्म वगैरह समझेंगे। टोटोमरिज्म का मतलब सीधा से सीधा आप याद रखो, रीअरेंजमेंट होता है, और वो भी तीन एलिमेंट्स के बीच में होता है। 3 एलिमेंट्स कैसा हो गया, जैसे यहाँ पे एक और ऑक्सीजन आ गया, दूसरा यहाँ पे कार्बन आ गया, तीसरा यहाँ पे कार्बन आ गया, इन तीनों के बीच में रीअरेंजमेंट होगा, वो भी किसका होगा, डबल बॉन्ड का होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहां से ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ का जो H है ना वो कूद के यहाँ पे चला जाएगा। क्या होगा भाई साहब, ये यहाँ का जो डबल बॉन्ड है ना ये कूद के यहाँ पे आ जाएगा,
और ये यहाँ का जो एच है ना ये कूद के यहाँ पे चला जाएगा। यही हुआ भाई साहब, यहाँ पे डबल बॉन्ड आते हैं, डबल बॉन्ड वो बन गया, ये CH3 बन गया। तो आपको पता है कि अगर मान लो कि टर्मिनल में अगर डबल बॉन्ड आए, कोई भी कार्बन चेन में टर्मिनल में अगर डबल बॉन्ड आए तो इसको तो अपन एल्डिहाइड बोलते हैं, एल्डिहाइड। अगर यही मान लो कि कार्बन पर डबल बॉन्ड अगर बीच में आ जाए तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं, KETON, कीटोन। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है कीटोन और एल्डिहाइड में। 10 तक पढ़ का इतना याद होता है आपको, कीटोन और एल्डिहाइड में इतना सा डिफरेंस हो गया। अब ये आपको जो दिख रहा है भाई साहब कीटोन की फॉर्म में दिख रहा है, इधर भी कार्बन की चेन है, इधर भी कार्बन की चेन है, तो इसको बोल दिया कीटो। और खाज कुचरते हैं, मतलब कुचरो में अपन याद क्या रखना, कीटोन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कीटी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये याद रखो। ठीक है, अब अपन ने इसको एग्जांपल लेके समझ लिया भाई साहब, इधर भी कार्बन की चेन है और इधर ये टर्मिनल एल्काइन है। टर्मिनल एल्काइन के ऊपर अपन ने HgSO4 की रिएक्शन करवाई, वो भी 333 केल्विन के साथ, तो अपने पास पहले निकल के आएगा इनोल। इनोल निकल गया, इनोल का जब प्रोटोमेर करवाएंगे तो वो कीटो बन जाएगा। और इसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, कीटो की होती है। किसकी होती है भाई साहब, जब खाज खुजली होती है तो अपन खाज करते हैं किस, अगर कान में अगर किटी जमी हुई है तो वो खुजली करेगी, उसकी वजह से अपन कान में खाज करेंगे तो अपन को क्या याद होना चाहिए भाई साहब, किट्टी के कारण अपन खाज कर रहे हैं, तो किट्टी है वो ज्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी कीटोन की, किससे, इनोल से। बस इतना याद रखो, ये भाई साहब आप नोट करो। आज ये पहली स्लाइड है, बढ़िया अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर साथ में लिख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, लिख लिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। मैं तो कह रहा हूं साथ के साथ तो मत लिखो, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, आप कभी भी लिख सकते हो। साथ के साथ में जो भी बोलता हूँ वो आप समझा करो भाई साहब। ये छोटी मोटी जो ट्रिक है ना, कुत्तिया हो गई बीच वाली, और वो होगी कुचरो वाली हो गई, कोरा हाउस किसका है वो समझ में आ गया, ऐसे अगर आप समझ के याद करोगे ना, आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। कल के अगर आगे जब आप फ्यूचर में इनको याद करने बैठोगे ना, तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप अभी साथ में मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अगर लिख रहे हो तो आपका अभी भी टाइम खराब होगा, बाद में जब आप वापस पढ़ोगे उस टाइम भी टाइम खराब होगा। तो इस वजह से आप एक काम एक टाइम पे करो। तो अभी तो क्या करो, साथ साथ में समझो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे क्लास पूरी होती है स्क्रीनशॉट लिए हुए को सबको बाद में आप साथ में लिख लो। ठीक है, और जो मैं भाई साहब एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, ये टर्मिनल वगैरह में बीच में आना चाहिए, ये वो भी साथ में लिख लिया करो। जो 11th के बच्चे हैं, टारगेट वाला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, टारगेट वाला आपके हिसाब से चलो, क्योंकि जो आपको लिमिटेड पढ़ना होता है, जो 11th का बच्चा होता है उसको सब समझाना होता है, और जो टारगेट का बच्चा है उसको पहले से सब पता होता है लगभग, उसको तो बस वापस रिवीजन करवाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। काउंट डाउन शुरू करता हूं भाई साहब, 3 2 1 चलो रब करते हैं। ओके, आप एक बार थोड़ा साइड में हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब अपन इसके बाद में जो बात करेंगे, 2 रिएक्शन और पढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा भाई साहब, इतना लंबा लेक्चर मुझे ही पता है कोई देखना नहीं चाहता। छोटे छोटे लेक्चर बनाओ सर, हमें देखने में मजा आएगा, ट्रिक भी बढ़िया बताते हो कुत्तिया वगैरह की, ऐसे सर हमें याद होती है, बाकी हम याद तो कम करते हैं। ओके सर, करते हैं अभी करते हैं सर, आप टेंशन मत लो, आप ऐसे बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताते रहो सर, हम सारी ऑर्गेनिक मुंह पे याद कर लेंगे। अरे ऑर्गेनिक दिखने में आसान होती है, आप जब पढ़ते हो ना, ये ऑर्गेनिक सबसे आसान लगती है। जब ऑर्गेनिक पूरी हो जाए, जब आप खुद पढ़ने बैठते हो ना भाई साहब, ये क्या हो गया, और ये ऐसे कैसे हो गया, इसमें इतने कैसे बन गए, इसमें इतने ये कार्बन चेन रिएक्शन कहां से आ गई, ये पोजीशन रिएक्शन कैसे होगी, यही बाद में होता है। इसीलिए कहता हूं बार बार आपको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं भाई साहब, 13 रिएक्शन अपनी हो गई थी, अब 14वीं रिएक्शन अपन बात करते हैं। 14वीं रिएक्शन का नाम है स्वार्ज, SWARTZ, स्वार्ज रिएक्शन। अब इसमें आपको क्या याद रखना है भाई साहब, स्वार्ज रिएक्शन में सबसे बढ़िया जो आपको बात ये याद रखनी है कि आपको एल्काइल क्लोराइड दे रखा है। एल्काइल क्लोराइड मतलब R के साथ Cl, और एल्काइल ब्रोमाइड दे रखा है R के साथ Br। इसके ऊपर जो रिएजेंट डाल रहा है ना भाई साहब, वो आपको याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, जो आपको रिएजेंट है ना वो याद होने चाहिए। रिएजेंट इसमें सबसे पहले आता है भाई साहब AgF, ठीक है। दूसरा आता है Hg2F2, तीसरा आता है भाई साहब COF2, और चौथा जो आता है भाई साहब रिएजेंट वो आता है SbF3। ठीक है, इनका क्या नाम है वो आगे अभी सबको समझा दूंगा मैं।
अब इसका रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RF। अब आपको एक ही चीज इसमें याद रखनी है, एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड लेना, उसके ऊपर ये तो हो गया मतलब इसके ऊपर कुछ रिएजेंट अपन डालेंगे, मान लो कुछ रिएजेंट का अपन रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो भाई साहब हमेशा हमेशा एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्काइल AlKyl एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। जब भी आपको अल्काइल फ्लोराइड किससे बनता हुआ दिख रहा है, अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड से अगर अल्काइल फ्लोराइड बनता दिख रहा है तो उसको हमेशा आपको जो नाम देना है रिएक्शन का वो नाम है श्वार्ज रिएक्शन। इसके जस्ट आगे की जो रिएक्शन आएगी वो फ्रैंकेलस्टीन आएगी, उसमें अपन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको क्या करना है, पर्टिकुलर RCl बोले तो अल्काइल क्लोराइड और RBr बोले तो अल्काइल ब्रोमाइड ही लेना है, ठीक है। अब AgF2 ये क्या होता है? AgF का मतलब होता है सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है। Hg2 क्या होता है? Hg2F2 मर्क्यूरस, MErCuRO मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, ठीक है। और CuF2 होता है कोबाल्ट फ्लोराइड, CuF2। और लास्ट में बचा भाई साहब SB का मतलब होता है एंटमनी, इसका हो जाएगा एंटमनी ट्राइफ्लोराइड, एंटमनी ट्राइफ्लोराइड। भाई साहब जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के अंदर तो सीधा दे रहेगा HgF, Hg2F2, CuF2, SbF3, उसमें भी ये नाम नहीं दे रखे। तो मेरा तो कहना यही है कि भाई साहब आप जब आप नोट बनाओ ना, नोट्स में ये नाम मेंशन कर लेना, ठीक है। HgF क्या हो गया? सिल्वर फ्लोराइड। Hg2F2 क्या हो गया? मर्क्यूरस फ्लोराइड। CuF2 क्या हो गया? कोबाल्ट फ्लोराइड। SbF3 क्या हो गया? एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, ठीक है। ये तो बातें होगी सारी की सारी किसकी? श्वार्ज रिएक्शन की। श्वार्ज रिएक्शन में आपको एक ही चीज याद रखनी है, वो याद रखनी है भाई साहब एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड से ही आपको कुछ रिएजेंट उसके ऊपर डालना है और उससे क्या बनेगा? एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। तो उस रिएक्शन का जो नाम होगा वो श्वार्ज रिएक्शन होगा। लिख लिया बच्चों? नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। 3, 2, 1। तो आज की क्लास की अपन लास्ट रिएक्शन लिखने जा रहे हैं भाई साहब, अच्छे से मन लगा के पढ़ना। ये नीचे के मिटाता हूं क्योंकि ऊपर वाला अपने काम हो जाएगा अभी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो 15वीं रिएक्शन है ना, 15वीं रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन, FINKELISTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन, REACTION रिएक्शन। अब फिंकलस्टीन में आपको पूरा पता चल जाएगा क्या करना है। फिंकलस्टीन में पीछे आपको दिख रहा है इन का मतलब आपको क्या करना है, कुछ भी आपको अल्काइल मतलब एल्काइल हैलाइड लेना है और उससे आपको क्या बनाना है, IN का मतलब हो गया एल्काइल आयोडाइड बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एल्काइल आयोडाइड बनाना है। क्या बनाना है? एल्काइल आयोडाइड बनाना है। अब आपको क्या करना है, शुरू करना है इससे, एल्काइल हैलाइड आपको लेना है, उसके ऊपर Na बोले तो रिएजेंट हो गया, Na किसके साथ डालोगे? सोडियम डालोगे आप ड्राई ईथर के साथ, सॉरी ड्राई एसीटोन के साथ, ड्राई एसीटोन के साथ, ठीक है। जब आप इस अल्काइल हैलाइड को सोडियम और ड्राई एसीटोन के साथ डालोगे तो आपको मिल जाएगा एक तो अल्काइल आयोडाइड प्लस क्या बच गया भाई साहब, इधर से तो बच गया Na और इधर बच गया X, NaX। अभी भाई साहब जो NaX बचा ना, NaX की पीपीटी बनेगी, NaX की पीपीटी बनेगी। कब बनेगी? इन द प्रेजेंस ऑफ जो ड्राई एसीटोन अपन ने लिया ना, इसकी प्रेजेंस में जो NaX की होगी ना वो पीपीटी बन जाएगी भाई साहब। पीपीटी बनने से अपन को क्या फायदा होगा? पीपीटी बनने से अपन को ये फायदा होगा कि भाई साहब जो रिएक्शन है ना वो फॉरवर्ड चलती रहेगी। फॉरवर्ड इन द सेंस ये हो गया भाई साहब, जैसे मान लो कि ये तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब रिएक्टेंट अपन डाल रहे हैं, जैसे मान लो कि ये मेरे पास एक बीकर है, ये पूरा सा बीकर है,
बीकर है, बीकर के अंदर मैं कुछ डाल रहा हूँ, जैसे रिएक्टेंट डालता जा रहा हूँ। अब मैं मेरा क्या प्रॉब्लम ये आ रही है भाई साहब, जो प्रोडक्ट बन रहा है ना वो आगे यूटिलाइज नहीं हो रहा। यूटिलाइज नहीं हो रहा इन द सेंस क्या होगा, वो वापस कंबाइन होने के बाद वापस रिएक्टेंट बना देगा। तो रिएक्टेंट मैं भी डाल रहा हूँ, प्रोडक्ट भी पूरा बन नहीं रहा, प्रोडक्ट भी कुछ वापस कंबाइन होकर प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन रहा है। तो मेरा लॉस क्या होगा भाई साहब, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट पड़ा रहेगा पूरा बीकर में। अब इस केस में क्या होता है भाई साहब, ये RX बोले तो अल्काइल हैलाइड डाल रहे हैं, उसके साथ Na डाल रहे हैं सोडियम, तो सोडियम डालते जो इनका प्रोडक्ट बना पहला तो बन गया RI बोले तो अल्काइल हाइड्राइड, उसके साथ NaX बनता है ना, NaX में जो भी अपन लेंगे वो NaX बन जाएगा। NaX जो भी बनता है ना भाई साहब, उसकी पीपीटी बनेगी किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन की प्रेजेंस में। उससे अपन को फायदा ये होगा, जैसे मैंने कुछ भी रिएजेंट डाला, पीपीटी मतलब जो एक्स्ट्रा चीज बनी उसकी पीपीटी बन गई, पीपीटी बनने से वो क्या साइड में हो जाएगा, साइड में हो जाएगा तो अपन और रिएजेंट डालेंगे, रिएक्टेंट डालेंगे, इधर से प्रोडक्ट बनता जाएगा, प्रोडक्ट बनता जाएगा, वो आगे यूटिलाइज होता जाएगा। जैसे और रिएक्टेंट डालेंगे प्रोडक्ट बनता जाएगा, रिएक्टेंट डालेंगे प्रोडक्ट बनता जाएगा। तो अपने क्या होगा भाई साहब, रिएक्शन आगे चलती जाएगी, कंटिन्यूस प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये कहना किसका था भाई साहब, पीपीटी बन जाएगी, आगे चलता जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर की प्रिंसिपल से होता है भाई साहब। फिजिकल की जो केमिस्ट्री होता है ना उसमें आप पढ़ोगे ली चैटलियर प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो रिएक्शन होती है ना वो भाई साहब हमेशा आगे चलती रहती है। फिंकरस्टीन में क्या आता है, आईएन आता है, फिंकरस्टीन में इन आता है, इनकी वजह से ये क्या हो गया भाई साहब, RI बोले तो एल्काइल आयोडेट बनाना है, किसके साथ, Na के साथ ड्राई एसीटोन, NaI सॉरी, यहाँ पे NaI होगा, सोडियम आयोडाइड लेना है। NaI के साथ क्या होना भाई साहब, NaI के साथ आप ड्राई एसीटोन लोगे तो आपके पास जो निकल के आएगा वो आ जाएगा एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल आयोडाइड प्लस NaX की पीपीटी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। फिंकरस्टीन में तो ये आ गया। स्वार्ज में भाई साहब ये आपको जो रिएजेंट है ना वो सारे के सारे याद होने चाहिए, ठीक है। बिच क्या याद हो गया, खुतिया से एंटी भागेगी, ठीक है। बिच याद हो गया, कुचरो याद हो गया, कुचरो से ऊपर अपन ने क्या पढ़ी थी बच्चों, ऊपर अपन ने पढ़ी थी कोरा हाउस, कोरा हाउस क्या होता है भाई साहब, गिलमैन, गिलमैन का रिएजेंट क्या होता है, R2CuLi, गिलमैन का रिएजेंट क्या होता है भाई साहब, R2CuLi, वो अपन ने याद कर लिया था। तो आज की क्लास में भाई साहब इतना ही पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे जो आगे की रिएक्शन है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपन सारी नेम रिएक्शन याद कर लेंगे। इसको आपको लास्ट में जाकर इसका बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है भाई साहब। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई साहब। और अगर आपको बहुत बढ़िया लग रहा है कि भाई साहब हमें भी समझ में आ रहा है तो आप आगे से आगे अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी इन ट्रिक्स के साथ इन नेम रिएक्शंस को याद कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।